तो इससे पहले वाले क्लास में हमने सॉरी बोलने के कई तरीक़ों को सीखा था, लगभग 56 प्लस एक्सप्रेशंस को हमने कवर अप किया था। उसके बाद हमने बहुत सारे सेंटेंसेस में भी इसको टैग किया और देखा कि किस तरह से हम सॉरी को प्लेस करें किसी पर्सन के सामने में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति सॉरी बोले आपको, तो आप सॉरी के एक्सेप्टेंस में, यानी कि आपने सामने वाले का सॉरी एक्सेप्ट कर लिया है, कबूल कर लिया है, इसके लिए आप किस तरह के एक्सप्रेशंस, किस तरह के सेंटेंसेस को निकालें, किस तरह के सेंटेंसेस को यूज करें। यहाँ पे लगभग 20 प्लस एक्सप्रेशंस आपके पास है, इसको ध्यान से देखिए और याद करने की भी कोशिश कीजिएगा। इसको याद करने के लिए मैंने टोटल 5 सेक्शंस में इसको डिवाइड किया है। पहले सेक्शन में इतने वर्ड हैं आपके पास, दूसरे सेक्शन में 3 वर्ड्स हैं, तीसरे सेक्शन की बात करूं तो इसमें 6 सेंटेंसेस या एक्सप्रेशंस आपको दिखाई देंगे, चौथे सेक्शन में सिर्फ 2 सेंटेंस या एक्सप्रेशन है और 5वें सेक्शन में आपको 3 एक्सप्रेशन याद करना है। सबसे पहला टारगेट हम रखते हैं पहले सेक्शन पे और इसको अभी क्लास में बार बार रिपीट करके बोलते हुए इसको हम याद करने का टारगेट रखेंगे, ठीक है। ध्यान से पहले सुनिएगा और समझिएगा इसको। सबसे पहला एक्सप्रेशन है आज का दैट्स ओके। क्या है? दैट्स ओके। दैट्स ओके का मतलब होता है कि ठीक है। जैसे कि आप बोलचाल की भाषा में हिंदी में बोलते हो ठीक है, बोलते हो ना, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है? दैट्स ओके, दैट्स ओके। यहाँ पे यदि अमेरिकन एक्सेंट में आपको काम करना है तो यहाँ पे जो के साउंड है इसको थोड़ा सा ख की तरह क्रिएट कीजिएगा। ओके, क्या बोलना है? ओके, ओके नहीं, ओके, हल्का सा ख साउंड क्रिएट कर देना, दैट्स ओके। नेक्स्ट है दैट्स ऑल राइट, यानी कि सब ठीक है। तो ये भी तो सॉरी के एक्सेप्टेंस में ही ना बोलते हैं। जैसे कि आपने कहा कोई बात नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है, दैट्स ओके, ठीक है, इसका मतलब आपने सॉरी एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस, तो आपने कहा दैट्स ओके, दैट्स ओके, यानी कि आपने सॉरी को एक्सेप्ट कर लिया है। नेक्स्ट है दैट्स क्वाइट ऑल राइट। सबसे पहला क्या है? दैट्स ओके, दैट्स ओके। उसके बाद है दैट्स ऑल राइट और उसके बाद आप एक एडवर्ब का यूज़ करेंगे, दैट्स क्वाइट ऑल राइट, यानी कि थोड़ी सी इंटेंसिटी को आपने बढ़ा दिया। अब इंटेंसिटी को बढ़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि पहले हमने बात किया था कि सॉरी जब भी हमको प्लेस करना है तो उसके लिए 3 बातों को ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात डिमांड ऑफ टाइम क्या है, समय की मांग क्या है। दूसरी बात हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहते हैं, इन विच कॉन्टेक्स्ट यू वांट टू टॉक। और तीसरी बात जो सबसे अहम है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जो सॉरी बोलना चाहते हैं उसकी इंटेंसिटी कितनी है। तो सॉरी जिस इंटेंसिटी से बोला जाता है आप एक्सेप्ट भी तो उसी इंटेंसिटी के साथ करोगे। सामने वाला जितना विनम्रता के साथ, जितनी डिसिप्लिन के साथ आपको सॉरी कह रहा है, उतनी ही डिसिप्लिन के साथ उसको एक्सेप्ट करने का भी काम करेंगे। जैसे कि देखिए एकदम सिंपल हमने कहा दैट्स ओके और सबसे सिंपल वे में हमने सॉरी क्या कहा था? आई एम सॉरी या फिर आई एम एम्बैरेस्ड। आई एम सॉरी से ज़्यादा फॉर्मल है आई एम एम्बैरेस्ड, जो कि काफ़ी सिंपल सेंटेंस हमने क्रिएट किया था। तो आई एम सॉरी कोई बोले तो सिंपल आप क्या बोल सकते हो? दैट्स ओके। लेकिन इंटेंसिटी थोड़ा बढ़ा दे, आपको कहे आई एम एम्बैरेस्ड, यानी कि मैं शर्मिंदा हूँ, तो आप कह सकते हो दैट्स ऑल राइट। थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ा दीजिए आप। यदि वो कहे आई एम सो एम्बैरेस्ड, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ, या फिर आई एम वेरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, इंटेंसिटी को बढ़ा करके वो बोले तो आप कह सकते हैं दैट्स क्वाइट ऑल राइट। यदि आपको कोई बोले आई एम सॉरी तो इट्स फाइन, काफ़ी सिंपल लग रहा है, आप इसका यूज़ कर सकते हो। उसी तरह से इट्स ऑल फाइन, इट्स फाइन से ज़्यादा फॉर्मल है, ज़्यादा इसमें इंटेंसिटी है। ये चीज़ तो आप खुद से भी रियलाइज़ कर सकते हैं। जैसे दैट्स ओके से ज़्यादा इंटेंसिटी यहाँ पे मिलेगा, इससे ज़्यादा इंटेंसिटी आपको दैट्स क्वाइट ऑल राइट में मिलेगा। इट्स फाइन ये बहुत नॉर्मल वर्ड है, कम फॉर्मल है, इससे ज़्यादा फॉर्मल हो जाएगा आपका इट्स ऑल फाइन, इससे भी ज़्यादा फॉर्मल हो जाएगा डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट। डोंट नहीं पढ़ना है, डोंट पढ़ना है, इसको मैंने पहले भी बताया था, डोंट पढ़िए। या फिर टॉ बोलना चाहते हैं तो आप डोंट बोलिए। बहुत सारे बच्चे इसको डोंट पढ़ते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। डोंट नहीं पढ़ना है, डोंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डोंट। और यदि इससे भी अच्छी तरीके से आप बोलना चाहते हैं तो आप टॉ को हटा दीजिए, यहाँ से डोंट बोलिए। क्या बोलना है? डोंट, क्योंकि आगे आने वाला वर्ड जो है वो टी साउंड को क्रिएट कर देता है, तो आप उसको क्रिएट ना करें। नेक्स्ट है डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट है फॉरगेट इट। क्या है? फॉरगेट इट। इस वर्ड पे भी हमने काम किया था। मैंने इससे पहले वाले क्लास में मेंशन किया था कि जैसे ही ISIS के कुछ टेररिस्ट ने अटैक किया
एयरपोर्ट पे हमला किया तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक स्टेटमेंट दिया, वी विल नॉट फॉरगिव, वी विल नॉट फॉरगेट, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने इसका प्रोनाउंसिएशन रखा था फॉरगेट। क्या रखा था? फॉरगेट। ऐसा क्यों? यहाँ पे आर साउंड को प्रोनाउंस क्यों किया था? इसके पहले रीज़न था कि जो बाइडेन एक अमेरिकन सिटीजन है, ठीक है, अमेरिकन सिटीजन। और कैसे सिटीजन? फर्स्ट सिटीजन। ऑलवेज कीप इन माइंड, किसी भी देश का पहला नागरिक जो होता है वह उस देश का राष्ट्रपति होता है। जो बाइडेन जो कि एक अमेरिकन सिटीजन है, अमेरिका के फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट सिटीजन है, वह अमेरिका के रहने वाले हैं और इसलिए आर साउंड का वो प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वह इसको बोलते हैं फॉरगेट। लेकिन हम लोग आर साउंड को यहाँ से हटा देंगे, हम लोग बोलेंगे फॉरगेट। क्या बोलेंगे? फॉरगेट। और आर साउंड जहाँ जहाँ पे आएगा मैं बार बार रिपीट करूँगा ताकि आपकी जो बुरी आदत लगी हुई है ये 15-16 सालों से वह ख़त्म हो जाएगा। मैंने नेक्स्ट सेंटेंस में यूज किया है डोंट वरी अबाउट इट। वरी, देखिए आर साउंड बीच में आ रहा है क्या? और अकॉर्डिंग टू रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन यदि आर साउंड बीच में आता है तो आगे आने वाला जो लेटर है वह तय करता है कि आर साउंड का प्रोनाउंसिएशन होगा कि नहीं होगा। और इसके साथ मैंने एक चीज़ और भी बताया था कि आप अपनी स्किल पे भी छोड़ो कि आर साउंड का प्रोनाउंसिएशन करे कि ना करे, यानी कि प्रोनाउंसिएशन करके देखो। फिर यदि लगता है कि इसकी खूबसूरती ठीक ठाक है, सेंटेंस का मीनिंग या वर्ड का मीनिंग बदल नहीं रहा है, तो फिर ठीक है, दैट्स ओके। अदरवाइज थिंक अबाउट इट। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आर बीच में आया, छोड़ दीजिए रूल को, रूल पे हम काम नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले केस में आप क्या करो? आर साउंड को स्किप कर दो, आर साउंड का प्रोनाउंसिएशन मत करो और बोल करके देखो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा। वही, मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या बोल रहा है, कुछ वर्ड भी क्रिएट नहीं हो रहा है। यानी कि आर साउंड का प्रोनाउंसिएशन नहीं करने से यहाँ प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका मतलब आर साउंड का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे मैंडेटरी है, आपको आर साउंड बोलना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? यानी रूल के बिना भी हम काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बस इसमें ध्यान देना है कि ये साउंड जो है इरिटेट तो हमको नहीं ना कर रहा है आर साउंड का को स्किप करने से, या फिर ऑकवर्ड तो फील नहीं ना हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? वरी। क्या पढ़ेंगे? वरी। आर साउंड को यहाँ पे प्रोनाउंस करना है। कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट है थिंक नथिंग अबाउट इट, थिंक नथिंग ऑफ इट या फिर थिंक नथिंग अबाउट इट, ये भी आप यूज कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि आप इसके बारे में ना सोचें। जैसे कि मैंने कहा आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। तो आप कहते हो कि इसके बारे में इतना मत सोचो, जाने दो, दैट्स ओके, कहते हैं ना, तो हम लोग कह सकते हैं थिंक नथिंग ऑफ इट या फिर थिंक नथिंग अबाउट इट। नेक्स्ट कह सकते हैं इट्स नॉट योर फॉल्ट। यदि आपसे कोई माफ़ी मांगे तो आप उसको कहते हो यह आपकी गलती नहीं है, यह आपकी गलती नहीं है। तो आपका ऐसा कहना कि इट्स नॉट योर फॉल्ट, इसका मतलब है कि आपने सॉरी को एक्सेप्ट कर लिया है या फिर सॉरी बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नेक्स्ट है प्लीज़ डोंट ब्लेम योर सेल्फ। आपने कहा कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, तो सामने वाला कहा कि आप अपने ऊपर ब्लेम मत कीजिए। तो आप अपने ऊपर ब्लेम मत कीजिए, इसका मतलब दो निकल सकता है। पहली बात कि आपकी सॉरी एक्सेप्ट कर ली गई है, या फिर आपको सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि गलती आपकी है ही नहीं। यहाँ तक याद कर सकते हैं? चलिए सबसे पहले बोलिएगा दैट्स ओके, थोड़ा सा ख का साउंड निकालिएगा, दैट्स ओके, दैट्स ओके, दैट्स ओके, दैट्स ओके। और उसके तुरंत बाद बोलेंगे दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट। सबसे पहला उसके ठीक बाद, उसके बाद बोलेंगे दैट्स क्वाइट ऑल राइट। यानी ये तीन तो एक ही साथ में हो जाएगा, दैट्स ओके, दैट्स ऑल राइट, दैट्स क्वाइट ऑल राइट। सबसे पहला बोलिएगा नंबर वन, नंबर वन, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। चलिए नेक्स्ट बोलेंगे इट्स फाइन, उसके बाद बोलेंगे इट्स ऑल फाइन। इट्स फाइन के बाद चलिए अब ऊपर से 5 बोलेगा। सबसे पहले बोलना है दैट्स ओके, उसके बाद बोलना है दैट्स ऑल राइट, उसके बाद बोलना है दैट्स क्वाइट ऑल राइट, उसके बाद बोलना है इट्स फाइन, फिर बोलना है इट्स ऑल फाइन। नेक्स्ट है डोंट वरी अबाउट इट, सब ठीक है, इट्स ऑल फाइन, डोंट वरी अबाउट इट। थोड़ा सा राइमिंग यहाँ पे बन रहा है, आप देखिए पढ़ करके, इट्स ऑल फाइन, डोंट वरी अबाउट इट। राइमिंग बन रहा है ना, जैसे लग रहा है इस सेंटेंस के ठीक बाद यही आना था, इसलिए मैंने इसको बहुत सोच समझ करके रखा हुआ है। इट्स ऑल फाइन, डोंट वरी अबाउट इट, फॉरगेट इट। राइमिंग बन रहा है ना, इट्स ऑल फाइन, डोंट वरी अबाउट इट, फॉरगेट इट। यानी कि आप चिंता मत कीजिए, इसके बारे में मत सोचिए, फॉरगेट इट, भूल जाइए, थिंक नथिंग ऑफ इट, इसके बारे में मत सोचिए, इट्स नॉट योर फॉल्ट, ये आपकी गलती नहीं है, प्लीज़ डोंट ब्लेम योर सेल्फ।
या प्लीज़ डोंट ब्लेम अबाउट योर सेल्फ। अबाउट का यूज़ मत कीजिए, थोड़ा सा awkward लगेगा। प्लीज़ डोंट ब्लेम योर सेल्फ, आप ये कह सकते हैं, यानी कि आप इस गलती के लिए आप अपने आप को जिम्मेदार ना ठहराएं। कोई दिक्कत है? तो इस तरह से राइमिंग क्रिएट करके आप इतने को याद कर लेंगे। नेक्स्ट है जो अपोलोजाइज। इसका यूज हम कब करेंगे इसको समझिएगा। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो अपोलोजाइज वर्ड आया हुआ है, तो जैसे ही सॉरी कहने में कोई व्यक्ति अपोलोजाइज वर्ड का यूज करता है तो आप इसको उठा के ला सकते हो। जैसे कि मैंने कहा आई अपोलोजाइज, मैंने क्या कहा? आई अपोलोजाइज। तो आपने कहा डोंट अपोलोजाइज। क्या बोलेंगे? डोंट अपोलोजाइज। उसने कहा आई सिंसियरली अपोलोजाइज। क्या कहा उसने? आई सिंसियरली अपोलोजाइज। यानी कि सॉरी की इंटेंसिटी को बढ़ाया ना, फीलिंग ऑफ रिग्रेट की इंटेंसिटी को बढ़ाया ना, तो फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस की इंटेंसिटी को भी तो आप बढ़ाओगे। तो यहाँ पे प्लीज़ लगा के बढ़ा सकते हैं आप, क्या प्लीज़ डोंट अपोलोजाइज कह सकते हैं ना। तो प्लीज़ वर्ड को टैग आप आगे पीछे कर सकते हो इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है नो नीड टू अपोलोजाइज, इट्स ओके। जैसे आपने कहा प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर माई इग्नोरेंस, कृपया मेरी नादानी के लिए मुझे क्षमा करें, मुझे माफ़ कर दी, वो मेरी नादानी थी, मेरी नासमझी थी, मेरी बचगानी हरकत थी। तो आपने कहा नो नीड टू अपोलोजाइज, इट्स ओके। माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके, यह ठीक है। नेक्स्ट है अपोलोजाइज एक्सेप्टेड। आपने कहा प्लीज़ अपोलोजाइज मी, आपने कहा योर अपोलॉजीज एक्सेप्टेड। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट है नो प्रॉब्लम। देखिए नो वाला सब मैंने एक साथ रखा है, नो प्रॉब्लम, नो वरीज, नो बिग थिंग, नो हार्म डन, नेवर माइंड। यानी कभी माइंड मत कीजिए इसको, कभी मत सोचिए, इट डजेंट रियली मैटर, यह मैटर नहीं करता है। नेक्स्ट है नेवर माइंड, आई क्वाइट अंडरस्टैंड। आप आई क्वाइट अंडरस्टैंड को सेपरेट भी यूज़ कर सकते हैं। नो नेवर माइंड यदि आप इसमें इसके पीछे टैग कर देते हो तो इसका मतलब है इसमें इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ गई। नेक्स्ट है डोंट वरी यू आर फॉरगिवन। जैसे कि आपसे किसी ने कहा प्लीज़ फॉरगिव मी, आपसे क्या कहा गया? प्लीज़ फॉरगिव मी। तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं डोंट वरी यू आर फॉरगिवन। यानी कि जैसे ही अपोलोजाइज वर्ड का यूज करेगा सॉरी कहने में, तो एक्सेप्टेंस में भी आप अपोलोजाइज का यूज करेंगे। जब सॉरी बोलने में फॉरगिव का यूज किया जाएगा तो उसके एक्सेप्टेंस में भी आप फॉरगिव का ही यूज करेंगे। जैसे कि डोंट वरी यू आर फॉरगिवन, आपको माफ़ कर दी गई है। या प्लीज़ डोंट लेट इट हैपन अगेन। यानी कि आपने माफ़ तो कर दिया लेकिन आपको सामने वाले पे भरोसा नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि ये लड़का माफ़ी मांगने के बाद भी फिर वही गलती करने वाला है, तो आप कह सकते हैं प्लीज़ डोंट लेट इट हैपन अगेन, कृपया इसे फिर से ना रिपीट करें, ऐसा फिर से ना होने दें। तो मैंने कहा कि प्लीज़ डोंट लेट इट हैपन, इसका मतलब ये है कि मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप आने वाले टाइम पे यही गलती को रिपीट नहीं करने वाले हैं। और साथ ही मैंने आपके सॉरी को फ़िलहाल एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया है। यदि सॉरी को एक्सेप्ट नहीं करता तो ये सेंटेंस निकालता क्या? बात समझ में आ रही है यहाँ? चलिए नेक्स्ट है इट डजेंट मैटर। नेक्स्ट है डोंट मेंशन इट। क्या बोल सकते हैं? डोंट मेंशन इट। कोई सवाल है क्या? क्या नेवर माइंड? तो आप मुझसे पूछिए ना, ये सब गलत आदत है। आप तुरंत सवाल कीजिए, इसमें शर्मिंदा मत महसूस कीजिए, इसलिए मैं क्लास से फ्रेंडली रहता हूँ। आप तुरंत पूछिए बिना शर्माए। नेवर माइंड का मतलब होता है कभी इसके बारे में माइंड ना करें। जैसे कि देखिए आपने कोई गलती किया, मैंने उसे दिल पे ले लिया, मैंने उससे दिल पे लिया, इसका मतलब क्या? मैंने माइंड किया है उसको, मैंने उसको सोचा है, मुझे बुरा लगा है, मुझे काफ़ी चोट पहुंची है, तो मैंने जवाब में कहा नेवर माइंड। नेवर माइंड यानी कोई व्यक्ति सॉरी कर रहा है और सॉरी बोल रहा है और उसने जो गलती किया है उससे वो काफ़ी रिग्रेट फील कर रहा है। जैसे आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, मान लीजिए प्रीवियस क्लास में आपने झूठ कह दिया मुझसे, और फिर आप घर पे गए, इसके बारे में बहुत ज़्यादा थिंक करने लगे, बहुत ज़्यादा सोचने लगे कि आज की जो मेरी गलती थी ना वो बहुत बड़ी थी, क्योंकि मैंने जिससे झूठ बोला वो मेरे प्रिसेप्टर थे, मेरे टीचर थे, और टीचर से झूठ बोल करके मैं आगे नहीं बढ़ सकता। और आपको लग रहा है कि जब तक मैं इनको सॉरी ना बोलूँ, मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट ना करूँ, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। तो आप तुरंत आकर के बोले कि प्लीज़ 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 सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, एकदम एक्सट्रीमली रिग्रेट फील करके आप बोल रहे हो। तो मैंने आपको दिलासा देने के लिए कहा प्लीज़ नेवर माइंड, प्लीज़ डोंट वरी अबाउट इट, फॉरगेट इट। नेवर माइंड का मतलब हुआ कि इसके बारे में ज़्यादा आप मत सोचिए, भूल जाइए उसको। और कोई वर्ड है इसमें? नेक्स्ट है इट डजेंट मैटर, डोंट मेंशन इट। डोंट मेंशन इट यानी इसको मेंशन मत कीजिए, इसका जिक्र मत कीजिए। जैसे कि मैंने कहा कि कल मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ फॉरगिव मी, तो मैंने कहा
प्लीज़ डोंट मेंशन इट, यानी इसका जिक्र आप ना करें, इसका जिक्र आप ना करें, इसका मतलब सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है फॉरगेट अबाउट इट, इसके बारे में आप भूल जाइए। नो हार्म डन, आपने जो गलती किया उससे मुझे कोई नुकसान नहीं हुई है और इसलिए सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। नो हार्म डन का मतलब क्या हो गया? कोई नुकसान नहीं हुई है प्रेजेंट टाइम पे। कोई दिक्कत है तो क्लास में भी आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं सेपरेटली, अपोलॉजिस के एक्सेप्ट में, नो हार्म डन। यदि आपको लगे कि सामने वाले से हमको कोई चोट नहीं पहुंची है, कोई नुकसान नहीं पहुंची है, तो आप सेंटेंस बोल सकते हैं नो हार्म डन। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, अब इसके बाद जो स्पोकन सीरीज़ का हमारा नया टॉपिक है उसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस को। इम्पेरेटिव सेंटेंस के ज़रिए हम 3 तरह के सेंटेंस को कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहला सेंटेंस होगा सेंटेंस इज रिलेटेड विद ऑर्डर और कमांड, यानी कि हम किसी को ऑर्डर कैसे करें, हम किसी को कमांड कैसे दें। जैसे कि कंप्यूटर में आप कमांड देते हो, ऑर्डर देते हो, इनपुट देते हो तो वो आउटपुट देता है, रिजल्ट देता है। तो उसी तरीके से यदि आपको आउटपुट चाहिए तो आप इनपुट कैसे करो। इनपुट का मतलब क्या हो गया? ऑर्डर। इनपुट का मतलब क्या हुआ? या फिर कमांड। जैसे फ्लिपकार्ट पे आपने इनपुट दिया, यानी आपने ऑर्डर दिया या फिर आपने कमांड दिया, तो वह आउटपुट देता है। और आउटपुट क्या होता है? वहाँ पे जो भी पार्सल या आइटम्स होते हैं उसको आपके घर पे डिलीवर करके, ये आपका आउटपुट हो गया। तो सबसे पहली बात हम सीखेंगे कि हम किसी व्यक्ति को ऑर्डर कैसे दें या फिर किसी व्यक्ति को कमांड कैसे दें। कमांड का मतलब होता है कि आप किसी से 1 गिलास पानी मंगवाना चाहते हैं तो आप उसको बोलेंगे प्लीज़ मेरे लिए 1 गिलास पानी ले आओ या मेरे लिए 1 गिलास पानी लाओ, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर कैसे करें, कमांड कैसे दें। दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि हम रिक्वेस्ट कैसे करें। जैसे कमांड को रिक्वेस्टफुली भी तो बोला जा सकता है। आपने कहा मेरे लिए 1 गिलास पानी लाओ, ये ऑर्डर है या नहीं है? कोई बड़ा व्यक्ति था, मुझे फीवर लगी थी, मैं खुद से पानी नहीं ला सकता था और मेरी मजबूरी थी कि उस बड़े व्यक्ति से पानी मंगवाऊँ, तो आप ऑर्डर या कमांड दोगे क्या? आप रिस्पेक्ट देके ना काम करवाओगे। यानी कि कैसे हम रिक्वेस्ट करें। दूसरी बात क्या? कैसे रिक्वेस्ट करें। सबसे पहली बात बोलिएगा, सबसे पहली बात क्या? ऑर्डर। सबसे पहली बात क्या? ऑर्डर। और ऑर्डर का दूसरा मीनिंग क्या होता है? कमांड। और दूसरी चीज़ हम सीखेंगे रिक्वेस्ट कैसे करें। दूसरी चीज़ रिक्वेस्ट कैसे करें। और तीसरी बात हम एडवाइस कैसे करें या फिर सजेशन कैसे दें। तो इस आधार पे इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में आप कह सकते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू गिव ऑर्डर, टू रिक्वेस्ट एंड टू एडवाइस और सजेशन। एक डेफिनेशन खुद से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत है। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स पे काम करना चाहूँगा जो इस टॉपिक पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, उस पर बात करना बहुत ही ज़रूरी होता है। हेडिंग देंगे, क्या बोलना चाहते हैं? हाँ वो ख़त्म हो गया, उसके बाद हेडिंग दीजिएगा डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एडवाइस एंड सजेशन। देखिए 3 वर्ड यहाँ पे दिया गया है, ADVICE, ये पहला वर्ड है, ध्यान से सीखिएगा। दूसरा वर्ड है ADVISE और तीसरा वर्ड है सजेशन, SUGGESTION। इस तीनों में हमको डिफरेंस को समझना है। पहले 2 वर्ड की हम बात करें तो यह पहला 2 वर्ड जो है उसका प्रोनाउंसिएशन भी आपको सेम लग रहा है और दोनों का मीनिंग भी आपको सेम लग रहा होगा। इस पे ज़्यादा हम काम करेंगे, फिर हम सजेशन पे काम करेंगे। और डिफरेंस में सबसे पहले, जैसा कि आपको पता है कि मैं प्रोनाउंसिएशन पे काम करने वाला हूँ, यानी कि सिमिलर लग रहा है तो फिर इसको प्रोनाउंस कैसे करें, ठीक है। सीधा बैठे, कैसे उसको हम प्रोनाउंस करें। तो देखिएगा ये जो पहले आपका वर्ड दिया गया है ADVICE, इसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन करेंगे एडवाइस। एडवाइस, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन पहले ध्यान से समझिएगा। इसको हम क्या पढ़ेंगे? एडवाइस। इसकी बात करें
तो इसको पढ़ा जाता है एडवाइस। क्या पढ़ा जाता है? एडवाइस। और इसको हम लोग सजेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सजेशन। और बहुत सारी बुक्स में आपको सजेशन भी मिलेगा, जो कि गलत नहीं है। सजेशन यानी यहाँ पे टी का साउंड जो है आप चौ भी निकाल सकते हैं। ये बहुत कम लोगों को पता होता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। दिस कैन बी प्रोनाउंस लाइक सजेशन और सजेशन, बोथ आर करेक्ट, नो मैटर ऑफ डिस्कशन। ओके, चलिए इसको कैसे पढ़ेंगे? एडवाइस। एडवाइस यहाँ पे 100 निकालिएगा। एडवाइस, बोलिए मेरे पीछे। एडवाइस, 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 सजेशन, सजेशन या सजेशन। चलिए, एडवाइस का मतलब होता है सलाह। क्या होता है? और एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। और सजेशन का मतलब भी होता है सलाह। नेक्स्ट डिफरेंस आप याद रखेंगे, यह एक नाउन है। एडवाइस एक नाउन है, लेकिन एडवाइस एक वर्ब है। और सजेशन भी एक नाउन है। ये इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, इसको ध्यान रखिएगा। यदि आपसे कोई पूछे कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें और इसमें क्या अंतर है, इस दोनों वर्ड में आप कुछ डिफरेंस बताइए, तो सबसे पहला डिफरेंस आप ये बताइएगा कि इसको एडवाइस पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? एडवाइस, लेकिन इसको एडवाइस पढ़ा जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गई। और दूसरा डिफरेंस आप बोलोगे कि यह एक नाउन है, जबकि यह एक वर्ब है। वर्ब नहीं, वर्ब। यह क्या है? बोलिए, इसको पढ़ के दिखाइए। ए नहीं, अ। फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए। बोलिए, एडवाइस, 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 सजेशन, 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 सजेशन। चलिए, स्पीच का ये कौन सा पार्ट है? ये स्पीच का कौन सा पार्ट है? और ये स्पीच का कौन सा पार्ट है? ये टॉपिक बनाइए। चलिए, नीचे में लिखिएगा एडवाइस, उसके बाद एरो डालिएगा और सामने में लिखिएगा नॉन, और फिर एरो डालिएगा, ऊपर में लिखिएगा मीन्स। यानी इसका मतलब होता है रिकमेंडेशंस। ऑफर्ड टू समवन about what they should do। नोट कीजिए इसको। रिकमेंडेशंस ऑफर्ड टू समवन अबाउट व्हाट दे शुड डू, यानी कि यह एक तरह का रिकमेंडेशंस है जो किसी को ऑफ़र किया जाता है कि उसे आखिर करना क्या चाहिए। चलिए बोलेंगे, एडवाइस क्या है और इसका मतलब क्या होता है? रिकमेंडेशंस। री नहीं, रे पढ़ेंगे। रिकमेंडेशंस। क्या पढ़ेंगे? रिकमेंडेशंस। 3 बार ध्यान रखिएगा। एडवाइस यह है एक नॉन जिसका मतलब होता है रिकमेंडेशंस। क्या होता है? रिकमेंडेशंस। और ये रिकमेंडेशंस किसको दिया जाता है? किसी भी व्यक्ति को, समवन को। किस लिए? अबाउट व्हाट दे शुड डू, यानी कि इस बारे में रिकमेंड किया जाता है। यानी आप जब किसी इस बारे में रिकमेंड करो कि किसी व्यक्ति को क्या करना चाहिए आखिर। जैसे कि आपने कहा कि मुझे कुछ स्टमक पेन रहता है, मुझे क्या करना चाहिए। आपने मुझसे पूछा कि मुझे एक स्टमक पेन रहता है, आई एम सफरिंग फ्रॉम स्टमक पेन, व्हाट शुड आई डू। और मैंने समझदारी दिखाते हुए कहा, मैंने आपको कहा, एज़ यू नो आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ डॉक्टर। तो मैंने उसको कोई एडवाइस दिया क्या? मैंने उसको एडवाइस दिया क्या? मैंने सलाह दिया कि आपको क्या करना चाहिए, ये मेडिसिन लेना चाहिए। मैंने उसको कहा, your doctor can advise you
ऐसे लिखिए, योर डॉक्टर कैन गिव यू एडवाइस ऑन योर डाइट या फिर हेल्थ। आपको स्टमक पेन हो रहा था तो आपने मुझसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं डाइट पे क्या चीज़ पे ध्यान दूँ, क्यों दर्द कर रहा है, आखिर मुझे क्या करना चाहिए। तो आपने कहा योर डॉक्टर कैन गिव यू एडवाइस ऑन योर डाइट, यानी कि आपका डॉक्टर जो है वह आपको आपके डाइट के प्रति एडवाइस दे सकता है, सलाह दे सकता है। और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो वर्ड आया है एडवाइस, यह एक नॉन की तरह यूज किया गया है। किसकी तरह यूज किया गया है? नॉन की तरह। यहाँ पे देखिए वर्ब आपको ये एक ये आया हुआ है और एक ये आया हुआ है, इसको हम लोग मॉडल वर्ब कह सकते हैं क्या? कैन क्या है? एक मॉडल वर्ब है, और गिव क्या है? यहाँ पे मेन वर्ब है। लेकिन ये भी वर्ब है क्या? ये तीसरा वर्ब बनाइएगा आप। यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, लुक हियर, ये यहाँ पे वर्ब है क्या? ये क्या है? सेंटेंस के स्ट्रक्चर से, पैटर्न से भी आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि यह एक वर्ब नहीं है, यह एक नाउन है। और दूसरी बात, मैंने आपको कहा कि जैसे ही यहाँ पे सी मिले तो आप किसके कैटेगरी में रखोगे? नाउन के कैटेगरी में। लेकिन जैसे ही सी के जगह पे एस मिल जाए तो आप इसको वर्ब बना दोगे, ठीक है। देखिए मैंने उसको कहा योर डॉक्टर, इसका प्रोनाउंसिएशन देखिएगा, यो नॉट योर। मैंने क्या कहा? यो। मैंने क्या कहा? यो। यहाँ पे मैंने कहा डॉक्टर। आर का प्रोनाउंसिएशन मैंने नहीं किया, क्यों? क्योंकि आर साउंड लास्ट में आ रहा है, यहाँ भी आर साउंड लास्ट में आ रहा है, और जब आर साउंड लास्ट में आए तो कोई मैटर ऑफ डिस्कशन ही नहीं है, उसका प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं करना है। तो योर डॉक्टर क्या पढ़ेंगे? योर डॉक्टर, फिर योर पढ़ रहे हो, योर डॉक्टर कैन गिव यू एडवाइस, आपको सलाह दे सकता है ऑन योर डाइट, आपके हेल्थ पर, आपके डाइट पर। एनी डाउट? चलिए एग्जाम्पल लिखिएगा, एज your doctor can give you advice on your diet. चलिए पिक्चर के फॉर्म में लिखिएगा, ADVISE, एरो डालिएगा और फिर लिखिएगा वर्ब, और फिर एरो डालिएगा और लिखिएगा नंबर 1, एरो डाल के लिखिएगा पॉइंट नंबर 1, और एरो के ऊपर यहाँ पे लिख दीजिएगा मीन्स, यानी कि इसका मतलब। पॉइंट नंबर 1 में लिखिएगा रेकमेंड और सजेस्ट दैट someone should do something, या फिर दूसरा लिखिएगा नंबर 2, इन्फॉर्म someone about a fact or situation. Note this, advice ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है नंबर 1 रेकमेंड या सजेस्ट दैट समवन शुड डू समथिंग, यानी रेकमेंड करना या सलाह देना, सजेस्ट करना कि किसी को कुछ करना चाहिए। या फिर नंबर 2 इन्फॉर्म समवन अबाउट अ फैक्ट और सिचुएशन, किसी फैक्ट या सिचुएशन को लेकर के किसी को आगाह करना, इन्फॉर्म करना। हाँ बोलिए। समवन शुड डू समथिंग, समवन शुड डू समथिंग, ये तो बता दीजिएगा। एडवाइस जो है वो क्या है? स्पीच का कौन सा पार्ट है? एडवाइस, 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 ध्यान से सुनिए, लिसन केयरफुली। एडवाइस ये कौन सा स्पीच का पार्ट है? नाउन है क्या? और एडवाइस क्या है? वर्ब है। जैसे कि एग्जांपल देखिए इसका, मैंने कहा, यहाँ पे देखिएगा, नोट बाद में करेंगे, माय डॉक्टर advised me to drink at least 3 liters of water every day.
चलिए सबसे पहले हम लोग आर साउंड पे काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे आर साउंड प्रोनाउंस होगा, कहाँ कहाँ पे साइलेंट होगा। बोलिएगा यहाँ पे प्रोनाउंस होगा क्या? क्योंकि ये आर साउंड लास्ट में आया है, स्किप कर देंगे। क्या पढ़ेंगे? डॉक्टर, डॉक्टर नहीं ना। जो बाइडेन क्या पढ़ेंगे इसको? डॉक्टर। लेकिन आप क्या पढ़ेंगे? फिर से बोलिए। जो बाइडेन इसको क्या पढ़ेंगे? और नरेंद्र मोदी क्या पढ़ेंगे? फिर से जो बाइडेन क्या और नरेंद्र मोदी क्या? चलिए, और ये बताइए बराक ओबामा क्या पढ़ेंगे इसको? डॉक्टर है। अब राष्ट्रपति नहीं रहे तो क्या अमेरिका के सिटीजन नहीं हैं, वो भी तो डॉक्टर ही पढ़ेंगे ना। अब देखिए आप यहाँ पे देखिए, आर साउंड का प्रोनाउंसिएशन होगा क्या? क्यों होगा? क्योंकि आर साउंड को एक वावल साउंड फॉलो कर रहा है। आर साउंड के बाद वावल साउंड आया है और इसलिए यहाँ पे आर साउंड का प्रोनाउंसिएशन होगा। नेक्स्ट देखेंगे 3, यहाँ पे आर साउंड आया है और आर साउंड के बाद भी वावल साउंड है और इसलिए यहाँ पे भी आर साउंड का प्रोनाउंसिएशन होगा। नेक्स्ट देखिए, ये आर साउंड लास्ट में है, डिस्कशन की कोई बात ही नहीं है, आर साउंड को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आर साउंड बीच में आया है, लेकिन आर साउंड को फॉलो करने वाला एक साउंड है जो है वावल। और आपको पता है कि डब्ल्यू और वाई के पास पिक्यूलियर क्वालिटी है। डब्ल्यू और वाई के पास कैसा क्वालिटी है और वह पिक्यूलियर क्वालिटी कैसा है? या वावल का भी रोल प्ले करता है और कॉन्सोनेंट का भी रोल प्ले करता है, इसलिए इसको पिक्यूलियर क्वालिटी कहा जाता है। और आर साउंड के बाद यहाँ पे वावल साउंड आ रहा है, इसलिए हम इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे। कोई दिक्कत है? अब देखिए, उसने कहा योर डॉक्टर कैन गिव यू एडवाइस ऑन योर डाइट। इसने कहा माई डॉक्टर एडवाइज्ड मी। अब बताइए ये नॉन है कि वर्ब है? ये वर्ब है। क्या है? फिर से बताइए। सेंटेंस के पैटर्न को देख करके बताइए। यहाँ पे ईडी लगा है क्या? आपको कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे ईडी लगा हुआ है, इसका मतलब यह एक रेगुलर वर्ब है। आपको पता होना चाहिए कि जब भी रेगुलर वर्ब मिलता है तो उसमें जनरली हम डी या ईडी लगा करके वर्ब के फॉर्म में कन्वर्जन कर देते हैं, और यह एक रेगुलर वर्ब है। ये नॉन है क्या? ये नॉन कब होता है? जब एस की जगह पे सी मिलता। इसने कहा कि मेरे डॉक्टर ने सलाह दिया है कि मुझे प्रत्येक दिन कम से कम 3 लीटर पानी सजेशन। सजेशन जैसा कि आपको पता है यह एक नॉन है। ऐसे लिख लेंगे फिगर में, सजेशन, एरो डाल के लिखेंगे नॉन, फिर एरो डाल के एरो के ऊपर में लिखेंगे मीन्स, और उसके बाद लिखेंगे एन आइडिया और प्लान पुट फॉरवर्ड फॉर कंसिडरेशन। चलिए नोट कीजिए, फिर इस पे बात करते हैं। एन आइडिया और प्लान पुट फॉरवर्ड फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन को हिंदी में कहते हैं विचार। सोचना, जैसे आप कहते हो ना, इस पे सर कंसीडर कीजिए, इस पे विचार कीजिए। एग्जाम्पल मैंने लिखा, ए सजेशन ऑफ ए स्माइल कह सकते हैं, या फिर ए सजेशन ऑफ ईयर स्ट्राइक ऑन ISISK। चलिए, तो अब कल के क्लास में हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ स्पोकन सीरीज के अगले सेशन में, और उस सेशन में हम लोग काम करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस में।